नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो क्या है? मुस्लिम वोटर, यानी कि 28-29% का जो मुस्लिम वोटर है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मुस्लिम वोटर के साथ में जो महिलाओं का समर्थन है, वो उनकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के मिलने से ममता बंगाल में अपराजय हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चुनाव में ममता का जो वुमेन वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, वो खिसकेगा? जिस तरह से आरजी कार का जो इश्यू हुआ या फिर सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब को लेकर बीजेपी जिस तरह से कैंपेन में उतरी है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसके मैनिफेस्टो में महिलाओं को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो प्रोग्राम है, वो 3,000 कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर ममता बनर्जी की कोर वोटर में से बँटवारा होता है, खिसकाव होता है, महिलाएँ खिसकती हैं, तो ममता के लिए फिर क्या गद्दी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस सवाल को समझते हैं हम आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में, खास तौर से ये जो ममता का वुमेन वोटर है, वो कैसे इस बार प्ले करेगा। तो हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। जयंता भट्टाचार्य जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं। इसके अलावा प्रदीप चट्टोपाध्याय जो प्रोफ़ेसर हैं, कल्याणी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के, और शिखा मुखर्जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पश्चिम बंगाल से और लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को कवर करती रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिखा जी आपसे। आप कैसे जी देख रही हैं कि जो ममता बनर्जी का जो अ, स्कीम है फाइनेंशियल बेनिफिट का, जिसमें कि उन्होंने बढ़ाया है कि इस बार और ज़्यादा फाइनेंशियल इनपुट वो प्रदान करेंगी और उसके समानांतर बीजेपी कह रही है कि वो 3,000 रुपए फाइनेंशियल बेनिफिट महिलाओं को देगी। लेकिन जो अर्बन वोटर है महिलाओं में, वो क्या इस बात से नाराज़ है या क्या वो इस चुनाव में छिटक सकता है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, आरजी कर, संदेश खाली, ऐसे तमाम जो इश्यू बीजेपी ने बड़े जोर-शोर से उठाया है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि महिला वोट बैंक जो है ममता बनर्जी का, वो इस 2024 साल में वो 53% था। 53% 2021 से बढ़ के 2019 से बढ़ के वो 53% पहुंच गया था 2024 साल में। 2024 के बाद आप आरजी कोड देख रहे हैं और और कई ऐसे रेप और वायलेंस की इश्यूज हुई हैं जिससे महिला वोट को महिलाओं को नाराजगी है। आरजी का इंसिडेंट आप अगर देखें तो इसको समझना है कि किस तरह से विमेन स्पॉन्टेनियसली, यानी कि उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं रास्ते पर बुलाया, लेकिन वो रात दखल के नाम से वो जिस तरह से रात को रास्ते पे उतर आई, ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन था आरजी कर के हिसाब से। और ये सिर्फ कलकत्ते में नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में था, अर्बन और जो छोटे मोटे अर्बन इलाके हैं वहां भी हुए थे ये डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इसका मतलब ये है कि एक एक काफी मजबूत महिला मत है, मत यानी कि उनका एक एक बहुत साफ इनका एक मत है कि इस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में होनी नहीं चाहिए। और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उसको उन्होंने दोषी ठहराया कि रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामांचल में, जहाँ पे ज्यादातर महिलाएं हैं, जहाँ पे संख्या में ज्यादा वोटर्स हैं, वहां पे इसका रिएक्शन क्या हुआ था। इसका रिएक्शन लेकिन रूरल जो जगह है वहां इस तरह से हमने नहीं देखा। यानी कि ये जो स्पॉन्टेनियस जो जो क्रिटिसिज्म, रास्ते पे उतर आना, ये लेकिन वहां इतना दिखाई नहीं दिया था। वहां पे डायनामिक्स, वहां की राजनीति, वहां की जो प्रायोरिटीज है वो अलग है। लेकिन ये भी सच है कि ममता का जो पॉपुलैरिटी है वो लेकिन सिर्फ महिलाओं में नहीं, मुद्दा यही है कि
ममता एज ए लीडर, इसको लोग कितना पसंद करते हैं, वो महिला हो या पुरुष। और इसमें एक चीज बहुत, यानी कि 2021 के बाद लोक नीति CSDS जो उन्होंने सर्वे किया था, उसमें से ये बहुत साफ साफ निकल के आता है कि आज 2021 साल में ममता was the most popular leader in West Bengal. सिर्फ not amongst only women, but across all sections. तो इससे लगता है कि बीजेपी का जो प्रचार है, बीजेपी का अभी वो 3,000 करेंगे या 5,000 करेंगे, लक्ष्मी भंडार या जो भी करेंगे, उन्होंने अभी तक साफ साफ नहीं बोला है, क्योंकि मैनिफेस्टो उनका नहीं निकला है अभी तक। तो सिर्फ चार्जशीट उन्होंने ममता के खिलाफ उन्होंने जारी किया है। तो जब मैनिफेस्टो नहीं निकलता है, जब तक बीजेपी की जो लीडरशिप है, पश्चिम बंगाल में जो लीडरशिप है, वो साफ साफ नहीं दिखता है कि वो प्रो विमेन, उनके लिए सोच भी, ये जब तक नहीं दिखता है तब तक ये वोट शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जयंत भट्टाचार्य, आपसे समझेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 2021 के आंकड़ों की हम बात करें, CSDS के आंकड़ों की बात करें, तो तकरीबन जो बीजेपी और TMC में महिलाओं के खास करके अगर हम वोट बैंक की बात करें, 13% का डिफरेंस था। यानी कि जो ममता बनर्जी की जो लीड थी 13% थी महिलाओं में, पुरुषों में कम थी ये लीड, लेकिन महिलाओं में तो डबल डिजिट का आंकड़ा था। वैसी स्थिति में आपको लगता है कि आरजी कर या फिर लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे जो हैं, और खास करके कई बार हम ये भी देखते हैं चुनाव में कि एक पार्टी जो रूल कर रही है वो अगर फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है, तो पोस्ट डेटेड चेक लेने में कई बार जो वोटर होता है वो घबराता है, उसको लगता है कि ठीक है पोस्ट डेटेड आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि बीजेपी की अलग अलग स्टेट में जो सरकारें हैं वो दे रही हैं, शायद इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ममता का जो वुमेन में ट्रैक्शन है वो इस चुनाव में डिवाइड होगा या फिर इंटैक्ट रहेगा? सर जैन जी लेफ्ट कर गए हैं आप। अच्छा, वो उनके साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रदीप जी, इस सवाल को आपसे लेते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं कि ममता का जो ट्रैक्शन है वुमेन में वो उतना ही रहेगा या फिर इस बार डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो किस अनुपात में अर्बन और जो रूरल का जो सेगमेंटेशन है उसमें डिवीजन होगा? देखिए, पहले तो ये बात समझना है कि महिला का वोट अगर हम वोट बैंक के तरह हम नहीं देखते, महिला को वोट बैंक के तरह हम नहीं देखेंगे, हम महिला को एक सक्षम नागरिक हिसाब से देखेंगे। और सक्षम नागरिक सिर्फ पैसे के लिए वोट नहीं देता है, पूरे माहौल को सोच विचार के वोट देता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, ममता बनर्जी जो SIR प्रक्रिया चल रहा है उसमें महिलाओं को डिलीशन ज्यादा हो रहा है, इस बारे में हल्ला ज्यादा मचा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका जो सपोर्ट बेस है लगभग उसके 50% महिलाएं हैं, तो वो लगभग स्ट्रगल कर रहा है उसको एक साथ रखने के लिए। प्रॉब्लम दो है, एक तो है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैडम ने पहले बताई वो सही है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन तो सेंट्रल एजेंसी ने हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी नाराजगी है, क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ एक ही को दोषी पाया गया है अभी तक। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है जो लीडरशिप, बीजेपी का ऑल्टरनेटिव जो लीडरशिप है उसमें महिलाएं मुख फेस, फीमेल फेस ऐसे ज्यादातर आ नहीं रहा है। जैसे ममता बनर्जी का जो आप देखेंगे पूरा कैंडिडेट लिस्ट में जितने सारे महिलाएं को उसने टिकट दिया है और जितने सारे महिलाओं को अब तक वो MP, काउंसिलर, MLA बनाए हैं, तो उसके हिसाब से तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में महिला जो सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट के बात है, तो महिला सशक्तिकरण के समय 2021 के जो इलेक्शन था तभी भी बीजेपी का मैनिफेस्टो, लेफ्ट का मैनिफेस्टो, हालांकि वो बोल रहा था कि जो लक्ष्मी भंडार का स्कीम है वो ममता बनर्जी का जो ढेर सारे करप्शन है, भ्रष्टाचार के पैसा है, उसी से लक्ष्मी भंडार चला रहा है,
क्योंकि स्टेट एक्सचेकर में पैसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य ये बात है कि जब मैनिफेस्टो आया 2021 में, तो बीजेपी भी और लेफ्ट भी बोला कि लक्ष्मी भंडार तो चलेगा और मंथली रेम्यूनरेशन बढ़ेगा। तो ये प्रश्न आएगा तो वो कहां से देगा? उसके पास तो करप्शन नहीं होगा, उसके पास भी स्टेट एक्सचेकर का हालत सही रहेगा। तो ये कुछ प्रश्न है जो ऑपोजिशन को फेस करना है। एक तो है फीमेल कितने ज्यादातर कैंडिडेचर दे रहा है बीजेपी के अगेंस्ट। जो लेफ्ट है, लेफ्ट यंग फीमेल फेस को कैंडिडेट किया इस बार, तो वो लोग ज्यादातर अट्रैक्शन ले रहा है। अगर महिला वोट ममता से जाएगा तो उसको बीजेपी के पास आने से लेफ्ट के पास जाने का संभावना ज्यादा है। दूसरी लेकिन चीज कई ये है, सारे स्टेट में प्रदीप जी, लेकिन कई सारे स्टेट में हमने ये भी देखा है कि ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन और उनका जो नेतृत्व है वो ज्यादा होना चाहिए, इसका डेफिनेटली जनता पे इम्पैक्ट पड़ता होगा। लेकिन जैसे बिहार जैसे स्टेट में देखिए कि नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जीत हासिल की एनडीए के लिए, बिना किसी वुमेन लीडरशिप को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देते हुए, क्योंकि महिलाओं को नीतीश कुमार की लीडरशिप पे भरोसा था, उनका जो वेलफेयर का जो मैकेनिज्म था उसके ऊपर भरोसा था, और इसलिए महिलाओं ने वोट दिया। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने कम संख्या में अगर टिकट दी है महिलाओं को, लेकिन अगर उनके वेलफेयर मॉडल पे उनको भरोसा हुआ, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो महिलाओं का वोट मिलेगा बीजेपी को, या वो ममता के साथ स्टिक रहेंगी? नहीं, बात सिर्फ महिलाओं को प्रार्थी करने पे ऊपर नहीं है। फीमेल कैंडिडेट अगर ज्यादा है, बात सिर्फ वो नहीं है, वो एक फैक्टर है। ज्यादातर फैक्टर ये है कि बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप यहाँ पे है, वो स्टेट लीडरशिप का बातचीत ऐसे हो रहा है कि जैसे उधर में एक मेल डोमिनेशन का एक भाव आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। और वेलफेयर मॉडल के बाद लक्ष्मी भंडार का जो स्कीम है वो 500 रुपीज बढ़ा दिया है ममता गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में। सो नाउ दे आर गेटिंग 500 रुपीज मोर। तो ये एक फैक्टर है। जैसे नीतीश जी भी 10,000 रुपीज करके दिया था महिलाओं को इलेक्शन के पहले, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ। दूसरी बात है कि ममता का जो महिला वोट बैंक है वो सिर्फ ममता का जब चीफ मिनिस्टर है तब से नहीं, उसके पहले से। क्योंकि वो जब रेल मंत्री थे तब भी वो मातृभूमि लोकल लेडीज स्पेशल ट्रेन चालू किया, तो तब से 2002 तब से उनका जो महिलाओं का सपोर्ट बेस है। और यहाँ पे टी वर्कर्स, नॉर्थ बंगाल में टी वर्कर्स होता है, बहुत सारे महिलाएं टी वर्कर है, तो वहां पे भी ममता गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चालू किया, चा सुंदरी प्रकल्प बोल के। तो वहां पर भी जो है महिला का वोट बैंक उसके पास आएगा। अभी कंडीशन ये है कि 5 साल में, पिछले बार भी बोला है कि 5 साल का अगर बात करें तो महिला वोट ममता से जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी आप जो एसआईआर हुआ, ये चुनाव 5 महीने का एसआईआर का किस्सा लेके चुनाव में जा रहा है। तो ये 5 महीना का किस्सा अगर होगा तो महिला वोट बैंक ममता से नहीं हटेगा। 5 साल का अगर किस्सा बीजेपी बना सकता है और लोगों के पास पहुंच सकता है, तो महिला वोट तृणमूल से बाहर जाने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, जयंत जी आपसे समझेंगे कि क्या आपको लगता है कि एसआईआर में जो 50-60 लाख महिलाएं बाहर हो गई हैं, जो कि 3 करोड़ 76 लाख महिलाएं 2025 में थी, और ममता बनर्जी ने इसको ट्वीट भी किया है, और अब जो 3 करोड़ 16 लाख महिलाएं हो गई हैं, और ये पार्लियामेंट में अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि 60 लाख वुमेन जो हैं एक तरह से उस आंकड़ों के हिसाब से अलग हो गई हैं। आपको लगता है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी जिस तरह से महिलाओं को पश्चिम बंगाल में लुभाने के लिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को, ये कहा जा रहा है, सरकारी जो सोर्सेस कह रहे हैं, मंत्री जो कह रहे हैं कि 16-18 अप्रैल के आसपास एक स्पेशल सेशन बुलाकर बीच चुनाव में, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव कैंपेन बिल्कुल पीक पे होगा, उससे पहले इस बिल को सेंसस से डीलिंग करके उसको पारित कराया जाएगा। आपको लगता है कि इन सब का कोई इम्पैक्ट होगा पश्चिम बंगाल में विमेन वोटर के ममता बनर्जी से अलग करने में? पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कुछ आंकड़े जो अभी आपने कहा, ये फाइनल लिस्ट आ गया है क्या? ये जो सप्लीमेंट्री लिस्ट और ये लिस्ट और वो लिस्ट जो चल रहा था एसआईआर एक्सरसाइज के बाद, तो फाइनल लिस्ट आ गया क्या? ये आंकड़े जो है ये फाइनल है क्या, जो आपने अभी कहा?
कि इस सवाल को शिखा जी आपसे लेते हैं कि आप शिखा जी सवाल ये है कि जो 60 लाख वोटर कम हो गए, जो कि अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर ने एडमिट किया पार्लियामेंट में जिस बात को कहा, आपको लगता है कि एसआईआर जो हुआ है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव में, खास करके बीजेपी के पक्ष में? क्योंकि ठीक है, वेलफेयर स्कीम, रूपाश्री, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, ये सब ममता के लिए काम करती रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की बीजेपी की कोशिश है कि एसआईआर के जरिए, दूसरा कि जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन बिल को वो पारित कराना चाह रहे हैं दोबारा से, उसमें अमेंडमेंट लाकर वो अप्रैल के महीने में, इन सब का इम्पैक्ट होगा पश्चिम बंगाल में? बिल का जो इम्पैक्ट है वो जब तक विमेन्स रिजर्वेशन बिल और उसका वो किस तरह से आता है, वहां पे क्या कहा जाता है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं है उस पर कोई नहीं चर्चा करेगा। क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एडिशनल सीट्स बनेंगे लोकसभा में, एक ऐसा अफवाह फैल रहा है, और दूसरा है कि सेम सीट्स तो ये क्या बाय रोटेशन होंगी। तो ये जो मुद्दा है, इस पे अभी कोई नहीं सोच रहा है, और विमेन वोटर्स तो नहीं सोच रही है, क्योंकि लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में किस तरह से विमेन्स रिप्रेजेंटेशन होगा, कब पश्चिम बंगाल में फिर से इलेक्शन और उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये अभी लोग नहीं सोच रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी लोकनीति CSDS का सर्वे में साफ साफ निकल के आता है कि इलेक्शन के कैंपेन के शुरू होने के पहले ज्यादातर लोग तय कर लेते हैं कि वो किस तरह से वोट करेंगे। तो इसका ये इम्पैक्ट है कि आप अगर कैंपेन के माध्यम से, अगर आप सोच रहे हैं कि महिला वोट आप ऐसा कुछ महिलाओं को बोल दीजिएगा या कुछ ऐसा स्कीम उनके सामने ले आइएगा जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, ये शायद मुझे लगता है कि ये सोच में थोड़ा सा गलती शायद हो भी सकता है। क्योंकि अगर कैंपेन के पहले लोग अपना मन तय कर लेते हैं कि किस तरह से वो वोट करेंगे, तो कैंपेन के भीतर इस तरह की विमेन स्पेसिफिक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली स्कीम्स शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जो सवाल है वो है कि ममता को जो महिलाओं का समर्थन है, वो समर्थन का मतलब क्या है? उस समर्थन का मतलब यही है कि वो एक एम्पावर्ड महिला को देखते हुए वो अपने आप को रोल मॉडल के हिसाब से उनको देखते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में विमेन्स एम्पावरमेंट का एक प्रतीक ममता बनर्जी खुद है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसको घटाना, इस पे कोई और चेहरा, जब तक विमेन लीडर बीजेपी के पास उस तरह से सक्षम विमेन लीडरशिप नहीं दिखता है, तब तक ये जो इम्पैक्ट है वो इरोड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल ममता वर्सेस मोदी, यही तो फाइट है। एक सक्षम महिला वर्सेस पावरफुल मैन। वहां पे ये महिला लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ विमेन इन अथॉरिटी, विमेन, पावरफुल विमेन आइकॉनोग्राफी ये बहुत बहुत जबरदस्त है। यानी कि हमको बहुत ही अथॉरिटेटिव विमेन फिगर्स हमको गलत नहीं लगता है, सामाजिक तौर से, कल्चरली, पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में आता है। यानी कि एक बहुत पावरफुल वुमन फिगर है जो डोमिनेट करती हैं। तो ये जो एक कल्चरल, पॉलिटिकल
सोशल एक इमेज ममता बनर्जी का है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल है इस वक्त। और बीजेपी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं दिख रहा है जहां से वो महिला को एम्पावर करके उनके पास एक ऑल्टरनेटिव वुमेन लीडरशिप तैयार उन्होंने नहीं किया है। सब महिला वहां डिपेंडेंट है, वो मोदी जी करते हैं, लेकिन उनका एक ऑटोनोमस पावर दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया है, जी बिल्कुल। इम्बैलेंस। जयंतु जी, आपके पास आ रहे हैं। जयंतु भट्टाचार्य साहब, आपसे समझेंगे कि आपको लगता है कि ये जो महिला का वोट बैंक ममता के लिए इंटैक्ट है इतने सालों में, क्या उसमें फटीग दिखता है आपको, खास करके जो अर्बन पॉकेट्स हैं, जो शहर हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, या फिर बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्थिति, वो सब चाहती हैं, और उसमें कुछ आपको लगता है कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, वो बीजेपी की तरफ जा सकती हैं? देखिए, यही चीज मैं कुछ समय तक मेरे पास ऑडियो अवेलेबल था नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो पहली बात, जो बाकी आपके पैनल के मेंबरान हैं उनकी बातें मुझे सुनाई नहीं दी है, लेकिन आपने जो इससे पहले मुझे ये कनेक्शन कट जाने से पहले आपने कुछ आंकड़े दिए थे, तो मैं जानना चाह रहा था क्या वो फाइनल आंकड़े हैं, फाइनल लिस्ट क्या आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की? जो जितने सारे वो क्या सप्लीमेंट्री लिस्ट थे, क्या कहते हैं उसको, एजुकेटिंग क्या क्या सारा चीज हो रहा था, तो क्या फाइनल आंकड़े आ गए अभी सामने? क्योंकि मेरा जवाब जो है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। जी, आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे थे, वो क्या फाइनल वोटर्स लिस्ट से आप दे रहे थे कि अभी भी बाकी है एजुकेशन? नहीं, अभी तक जो पहले वाली जारी हुई है उसके फैक्ट एंड फिगर, और ये जो बस मैं इसी पर डिपेंडेंट है मेरा जवाब भी। वो फाइनली पता चलेगा कि ये फाइनल लिस्ट क्या है, क्योंकि अभी जो शिखा दी बोल रही थी, एक बहुत बड़ा तबका जो है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वोटर्स लिस्ट में, वो महिलाएं हैं। और अभी तक जितना मैंने सुना, जो आपके जो पैनलिस्ट्स हैं उन्होंने बात की कि अभी तक कौन कौन से जो है ममता बनर्जी ने ये कमान संभालने के बाद कितने सारे वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने दी है। लेकिन अगर आप देखें तो केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, तो उनका एक बहुत बड़ा जो है वो रहता है, एम रहता है, वो वुमेन्स जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट। तो अभी कुछ ही समय पहले की बात है, बीते वर्ष जो 2024 में बिहार में जब ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो वहां भी ठीक चुनाव से पहले उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वुमेन्स वेलफेयर स्कीम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और उसके बारे में कहा गया कि ये तो मतलब पूरा महिलाएं जो है वो हमेशा रहे हैं नीतीश बाबू के साथ, इस बार फिर रहेंगे, और वही हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारे वेलफेयर स्कीम्स तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप देखें संसद में, या अभी जो लिस्ट आई है तृणमूल कांग्रेस की, उसमें महिलाओं का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो लगभग 30-33% के आसपास या उससे ज्यादा ही है। तो ये सारी चीजों को मिला के महिलाओं का जो है समर्थन हमेशा रहा है ममता की तरफ, और वो खुद भी महिला है, तो उसका भी उनका एक वो एडवांटेज उनके पास है। तो ये तो रहा उनकी वेलफेयर स्कीम्स, ये बातें, सारी बातें जो उनके रिप्रेजेंटेशंस है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो लिस्ट में जो है हमेशा वुमेन को जो है उनका जगह दिया जाता है। तो ये बातें जो है, ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का बहुत बड़ा कोई प्रभाव आएगा, एक्सेप्ट फॉर, वो मैं फिर कहूंगा, एक्सेप्ट फॉर वो जो लिस्ट, फाइनल लिस्ट आता है, उसमें ये दोनों मां जो है, जो कि जो कहते हैं, जो आपने शुरू में आपने कहा था ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये जो दो मां है जो कि हमेशा ममता के साथ रहा, यानी कि मुस्लिम और महिलाएं, वो कहां तक उनके रिप्रेजेंटेशन कहां तक रहेगा ये वोटर्स लिस्ट में, उसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि फाइनल जो है वो इसका क्या इफेक्ट होगा। अब ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने एक उठाया था, वो है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, उसके कारण, जैसे पहले भी ये संदेश खाली का इंसिडेंट हो चुका था,
उसके बाद आरजी कर का हुआ, आरजी कर में फिर एक नहीं 2 इंसिडेंट्स हुए, महिला नहीं लेकिन फिर भी मतलब पेशेंट्स के साथ ये हुआ, वो हेल्थ रिलेटेड है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो अगर आप देखेंगे ये मैं बहुत खुश नहीं हूं इस बात से, लेकिन दुख की बात है, लेकिन फिर भी चूंकि ये स्टैटिस्टिक्स है, चूंकि ये देखा गया है, तो इसीलिए इस बात को मैं सामने लाना चाहता हूं कि संदेश खाली का जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन अगर आप लोकसभा देखें 24 की जो लोकसभा जो चुनाव हुई थी उसमें अगर संदेश खाली को ही अगर आप देखें तो वहां भी कोई खास एंटी ममता या एंटी तृणमूल कोई खास जो है वोटिंग देखा नहीं गया है। कहने का मतलब मेरा कि अगर आप जो पार्लियामेंट्री जो सीट है उसमें अगर आप असेंबली और उसके बाद आप बूथ वाइज अगर आप देखें तो संदेश खाली इटसेल्फ एक्सेप्ट फॉर मुझे जहां तक याद आ रहा है कुछ बूथों को छोड़कर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कहना कि अच्छी बात है, ये गलत बात है, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई इस तरह का वुमेन्स, नॉट ओनली वुमेन्स, इस तरह के इश्यू पर अगर कोई भी सवाल उठे, कोई अगर अपना उंगली उठाए तो उसका जवाब जनता की ओर से आना चाहिए, वो नहीं हुआ। आरजी कर का अगर आप इंसिडेंट देखें तो जी मैं जरूर मानूंगा कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बहुत कमियां रही। उनको माने समय पर उन्होंने कोई काम नहीं किया और हमने देखा, ये सबके सामने है कि खुद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने काफी समय तक कोई कदम नहीं उठाया और आखिरकार जो है ये देखा गया जो तृणमूल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, जो कि एमपी भी रह चुके हैं, 3 बार वो एमपी रहे, अभी भी हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैंने पुलिस से बात की है, मैंने लोगों से बात की है और इस पर कार्रवाई अभी होगी और जरूर होगी। और उसके बाद हमने देखा कार्रवाई शुरू हुई और एक जो है जिसको कि कल्प्रिट कहा जा रहा था, जिसको कि अरेस्ट किया और सीबीआई को जब सौंपा गया तो उन्होंने भी उसी कल्प्रिट को दोषी ठहराया और उसी पर जो है जो उनका जो प्रोसिक्यूशन है या उनकी जो प्रोसेस है वो उसी रास्ते पे चला। तो मेरा कहने का मतलब यह खामियां है, बहुत सारे खामियां रही है इस सरकार के साथ और खासकर ये पिछले 15 साल में अगर हम देखें 3 टर्म इन्होंने राज्य में रहा 11 से लेकर अभी तक, तो अगर ये हम देखें तो खामियां बहुत है। सबसे बड़ी खामी जो है जो हम देखते हैं और बार बार इस पर बात करते हैं कि देयर इज नो डिसिप्लिन। ये जो है एक इधर उधर से लोगों को लाकर तृणमूल कांग्रेस को बनाया गया, ये आप हम सभी जानते हैं, सभी मानते हैं इस बात को। इसकी एक बहुत बड़ा शॉर्टेज है क्योंकि वहां पर खुद ममता ये कहती है, जो कि आजकल खैर हर एक पार्टी में वही बात है कि वन मैन शो है और वही बात यहां भी है, लेकिन एक डिसिप्लिन जो है जो कि काडर बेस्ड पार्टी में होता है उसकी कमी रही है, ये हमने देखा है। और इसी का कारण हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहे हैं, ये आपस में भिड़ जाना, आपस में लड़ना, आपस में वो वन अपमैनशिप का लड़ाई वो है। अब वापिस आते हैं एक बार से फिर से महिला के इशू पर। तो अगर आप देखें कि अगर मिड टर्म, कहने का मतलब एक पार्लियामेंट में अगर कोई स्पेशल सेशन बुला के अगर जिस बात की आपने जिक्र की है बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो अगर ऐसा होता है कि अगर महिलाओं का संरक्षण की बात जो हो रही है वो अगर लागू किया जाए, ये प्रश्न जरूर रहेगा कि अभी क्यों, इतने समय तक ये क्यों नहीं हुआ, इनको जो है स्पेशल सेशन क्यों बुलाना पड़ा, ये क्वेश्चन रहेगा। और चाहे उस समय पीक पर रहे ये पोल प्रोसेस या चाहे उस समय इलेक्शन शुरू हो जाए, जो भी हो, मुझे लगता है ये प्रश्न बार बार उठेगा कि इतने दिनों से ये क्यों नहीं हुआ और क्यों स्पेशल सेशन बुलाया गया इसको पारित करने के लिए। तो कहने का मतलब इतना सब करने के बाद मैं जो मानता हूं कि मैं शायद कहूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में और चुनाव में कोई भी जो है वो कांस्टेंट नहीं है या श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए शायद शब्द का मैं इस्तेमाल बार बार करूंगा, महिलाओं पर उतना ज्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। लेकिन एक बार फिर मैं खत्म करने से पहले एक बार जोड़ना चाहता हूं कि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो अच्छी काम की है, उन्होंने कुछ ऐसे महिलाओं को इस बार उतारा है चुनाव मैदान में जिनके की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बहुत ही वो हम्बल है, जिसको कहते हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। अगर आप देखें तो वो विक्टिम है, चाहे उसको आप माने ना माने, लेकिन खबरों में उनको विक्टिम बताया गया था, वो आज के इस चुनाव के मैदान में उनको उतारा गया है। तो इन सारी बातों को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि महिलाएं जो है इस बार जो है उनका जो डिसीजन है
वो एक बहुत बड़ा मायने रहेगा, हमेशा रहा है, इस बार और भी होगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसका एक रुझान जो है वो थोड़ा सा रहेगा तृणमूल की ओर। कितना वो हो पाएगा, एक बार फिर वो डिपेंड करता है फाइनल लिस्ट और जो मैंने बार बार कहा वो शायद शब्द पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल की ममता गद्दी में रहेंगी या नहीं रहेंगी, सत्ता में उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि उनके पास जो महिला और मुस्लिम का जो वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रहता है। मुस्लिम तो निश्चित रूप से इंटैक्ट रहेगा, लेकिन महिलाओं के वोट बैंक में क्या क्रैक सेंधमारी बीजेपी कर पाएगी? क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें, 2016 में बीजेपी को 10% महिलाओं का वोट मिला था। 2021 में ये 36% हो गया। हालांकि बीजेपी और टीएमसी के बीच में 13% का फासला था महिलाओं के वोट बैंक में। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की सेंधमारी है या कोशिश बीजेपी कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाकर या ग्रास रूट की वुमेन को टिकट देकर महिलाओं के वोट को किसी तरह से ममता बनर्जी से हटाया जाए या कम से कम उसका एक बड़ा डिविडेंड बीजेपी के पास में आए। तो ये सारी सवाल चुनाव के नतीजों में दिखेगा कि क्या महिलाएं ममता का साथ छोड़ती हैं या उनकी वेलफेयर स्कीम में उनकी जो आस्था है वो बनी रहती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शिखा जी, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जयंतु दादा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप चट्टोपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।